हाँ जी मेरे सारे सीएमए फाइनल के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का इस जबरदस्त लेक्चर पे। दोस्तों कल हमने कंपटीशन एक्ट का पार्ट 1 कर लिया था और कल मैंने आपको बोला था कि आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसपे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि जो सीसीआई है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कंपटीशन एक्ट के अंदर, उसके बारे से बात करेंगे। इसके ऑर्डर से आप दुखी हो तो किसके पास आप एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, यानी कि एनसीएलएटी के बारे से बात करेंगे। इसके भी ऑर्डर से दुखी हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो और इस पे अलग अलग पेनाल्टीज दी हुई है, यानी कि अगर आप सीसीआई के ऑर्डर का कंप्लाई नहीं करते हो तो उस पर पेनाल्टी क्या है। कंपनी के पेनाल्टी अलग है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की पेनाल्टी अलग है। तो काफी सारी पेनाल्टी भी है और काफी सारी जरूरी बातें भी है। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑलरेडी पहला लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों तो आपको ये दूसरा वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट 2 है। सीसीआई एक्चुअल पे करता क्या है ये हमने पार्ट 1 पे पढ़ा है, तो आप पहले पार्ट 1 पढ़ के आए, उसके बाद पार्ट 2 को पढ़िएगा। पार्ट 1 आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों अब ये जितनी भी आपकी मॉड्यूल की चीजें हैं, जो अगर आप देख रहोगे पैराग्राफ वाइज इतने बड़े बड़े चीजों में दिया हुआ है, मैंने इसको आपके लिए एक समराइज वे में, समराइज इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीजों को कट किया है, एवरीथिंग इज इन पॉइंटर्स, मैंने चीजों को तोड़ दिया है ताकि इसको पढ़ने में आपको आसानी हो। तो मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगा दोस्तों। लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर वी बिगिन, एज यूजुअल चैनल पे न्यू हो दोस्तों, डू सब्सक्राइब, लाइक करिएगा और लेक्चर के बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं फ्रीक्वेंटली सीएमए फाइनल के लगातार रिवीजन डाल रहा हूं, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा दोस्तों। कल मैंने अमेंडमेंट भी कवर किया था जो कंपटीशन एक्ट के अंदर आया है, तो ये आपका एक्सक्लूसिव चैनल रहेगा फॉर योर सीएमए फाइनल लॉ दोस्तों। तो डू सब्सक्राइब इट अगर आप पहली बार आए हो। लेट स्टार्ट दोस्तों अगर बात करूं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि कल हमने बात की थी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कंपटीशन एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं ये देखती है ये। तो इसको एक बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। आपको पता होगा बॉडी कॉर्पोरेट हम उसको बोलते हैं जिसके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी एक्ट के अंदर ये इनकॉर्पोरेट होती है, हाँ। तो सीसीआई कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर रजिस्टर होके इनकॉर्पोरेट होके आई है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड है, इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फॉर्म करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपटीशन एक्ट के अंदर पावर दिया है कि आप सीसीआई को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है सर, इस पे कितने लोग रहेंगे दोस्तों? तो एक तो इस पे चेयरपर्सन रहेगा जो लीड करेगा। चेयरपर्सन के अलावा मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 अदर मेंबर रहेंगे और ये सारे के सारे होल टाइम रहेंगे, कोई भी पार्ट टाइम नहीं रहेगा। चेयरपर्सन भी होल टाइम रहने वाला है। ठीक है सर, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ एक चेयरपर्सन तो रहेगा ही, उसके साथ मिनिमम 2 अलग मेंबर रहेंगे। या तो कितना बोल रहा है, 6 रह सकते हैं मैक्सिमम, तो मिनिमम 3 होंगे, चेयरमैन और अलग 2 मेंबर कर ले जो मिनिमम चाहिए, और अगर मैक्सिमम करे तो 6 होंगे। तो मिनिमम 3 चेयरमैन को मिला के मैक्सिमम 7 चेयरमैन को मिला के। ठीक है, सारे मेंबर कौन अपॉइंट करेगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ये जितने भी लोग होंगे इनके पास ईमानदारी होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए इनके पास कि सीसीआई में काम कर सकते हो। वो एबिलिटी कैसे आएगी? तो कहता है इनके पास कम से कम मिनिमम 15 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी एक पे। अब भाई आप कंपटीशन को जज कैसे करोगे? आप एप्रीशिएबल एडवर्स अफेक्ट कंपटीशन पे है, ये आप कैसे देखोगे? अगर किसी को नहीं पता कि सर एप्रीशिएबल एडवर्स अफेक्ट किसको बोलते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद समझेगा। तो भाई साहब डोमिनेंट पोजीशन को समझना, डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज को समझना, कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो वो कॉम्बिनेशन की लिमिट को ट्रिगर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है कि नहीं है, कार्टेल बन रहा है कि नहीं, एक्सक्लूसिव सप्लाई किसको बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, टाई इन एग्रीमेंट किसको बोलते हैं। ये सारी चीज आप तब समझोगे जब आपके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होगा इनमें से किसी एक फील्ड में, तभी तो आप जज कर पाओगे कि भाई एक्चुअल पे कंपटीशन कैसा चल रहा है। तो या तो बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, पब्लिक अफेयर, कंपटीशन मैटर, इनमें से किसी भी एक में आपको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब तो आप सीसीआई के चेयरपर्सन या तो सीसीआई के क्या बनोगे, मेंबर बनोगे। ठीक है सर। टेन्योर और एज लिमिट की बात करूं अगर,
तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे, चाहे चेयरपर्सन हो चाहे अदर मेंबर हो, एक बार में 5 साल के लिए। रीअपॉइंटमेंट अलाउड है, यानी कि सर 5 साल अभी अपॉइंट किया, फिर 5 साल, फिर 5 साल, ऐसे करते 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 20-25 साल अपॉइंट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, एक बार में 5 साल से ज्यादा नहीं। लेकिन समझना, मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 की एज पे अपॉइंट हुआ है एज अ चेयरपर्सन या तो मेंबर। अब अगर आपने उसको 60 की एज पे अपॉइंट किया, 5 साल के लिए अपॉइंट किया, तो 65 में उसका क्या होगा, रिटायरमेंट होगा। अब कहता है सर फिर से अपॉइंट कर दो, बोले नहीं। अगर कोई व्यक्ति 65 की एज अचीव कर लिया है, कोई पर्सन या मेंबर, 65 के बाद वो रीअपॉइंट नहीं होगा। यानी कि सर मान लीजिए अगर उसको हमने अपॉइंट किया तब वो 58 ईयर्स का था, अब यहां से 5 साल गिनते हैं तो 58 ईयर्स को एक गिन लिए, 59 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया। अब 62 पे आके सर उसका 5 साल खत्म हुआ। अब अगर आप यहां पे उसको रीअपॉइंट करोगे तो 5 साल के लिए नहीं कर पाओगे, सिर्फ 3 साल के लिए कर पाओगे रीअपॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम टेन्योर जो उसका रहेगा, मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 65 ईयर से ज्यादा की नहीं होगी। तो 62 ईयर्स पे अगर आप उसको रीअपॉइंट कर रहे हो तो अगर आप 5 साल के लिए करोगे तो 67 ईयर्स तक वो चेयरपर्सन या मेंबर रहेगा, जबकि वो बोल रहा है भाई 65 मैक्सिमम रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको 3 साल के लिए ही रीअपॉइंट करोगे। ये सारे के सारे होल टाइम मेंबर रहेंगे दोस्तों। सीसीआई पे आप काम कर रहे हो, फुल टाइम बंदा चाहिए ताकि वो कंपटीशन को जज कर पाए, ठीक है। एक मैंने आपको कल बताया था, एक डायरेक्टर जनरल करके एक अथॉरिटी होती है जिसको सीसीआई अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये सीसीआई को असिस्ट करता है इंक्वायरीज करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, ग्राउंड लेवल पे ये असिस्ट करता है। कौन? डायरेक्टर जनरल। सपोर्टिंग स्टाफ हो सकते हैं जैसे कि सेक्रेटरी, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एंड सो ऑन। ये हो गया कंपोजिशन सीसीआई का। इस पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों, और आपको एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर ड्यूटीज और पावर क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का? ये भी अपन ने कल डिस्कस कर लिया दोस्तों कि कंपटीशन एक्ट बना क्यों है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, यस सर। फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करने के लिए बना है, यस सर। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रोहिबिट करता है, यस सर। डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज को प्रिवेंट करता है, यस सर। तो ये सारे कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव है। इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करवाने का काम किसका है? सीसीआई का। तो देखो यही सारी बात लिखी है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को एलिमिनेट करेगा, कंपटीशन को प्रमोट करेगा, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहेगा, और इंक्वायर करेगा एग्रीमेंट जो सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में इंक्वायर करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट कंपटीशन एक्ट का था वही सीसीआई का क्या है, ड्यूटीज है कि आपको ये सारी चीजें को ध्यान रखना है, ठीक है सर। यहां तक की बात हमको समझ में आती है। अब कहता है देखो भाई सीसीआई कैसे इंक्वायरी करता है, तो कहता है भाई देखो सीसीआई को खुद सुओ मोटो लगता है कि हाँ भाई ये कार्टेल बन रहा है, ये एयरलाइन इंडस्ट्री वाले मिलके प्राइस सेम रख रहे हैं, कोचिंग इंडस्ट्री वाले मिलके प्राइस सेम रख रहे हैं, सीमेंट कंपनी वाले मिलके प्राइस सेम रख रहे हैं, तो वो सुओ मोटो भी कर सकता है, या तो कोई भी पर्सन कंज्यूमर एसोसिएशन उनको इन्फॉर्म करेगा, अप्लाई करेगा। जो मैंने कल वाले लेक्चर पे बताया था कि आप में से कोई स्टूडेंट उठ के चले जाता है कि देखो ये सीएमए की इंडस्ट्री के अंदर ये सारे टीचर मिलके कार्टेल बना के स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप भी जा सकते हो। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी बोलती है सीसीआई को, तो भी हो सकता है। यानी कि सीसीआई इन 3 तरीके से इंक्वायरी शुरू कर सकता है, खुद से, किसी के इंफॉर्मेशन से, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी के रेफरेंस से, ठीक है सर। अब जब भी सीसीआई डिटरमाइन करेगा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को, डोमिनेंस पोजीशन के अब्यूज को, तो अपन क्या देखते हैं कि क्या जब आप डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हो तो इससे क्या एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कंपटीशन में? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से क्या एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आ रहा है? अगर हाँ, तो उस केस के अंदर जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किन चीजों को ध्यान पे रखते हुए इंक्वायरी करेगा? तो कहता है देखो कैसे हम समझेंगे कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं है। तो कहता है सीसीआई जो है वो कंसिडर करेगा एनी ऑफ दिस फैक्टर। सबसे पहला, क्या बैरियर है क्या न्यू एंट्रेंट को? ये कल भी पढ़ा था। जैसे कि देखो मान लीजिए 2 डोमिनेंट मोबाइल कंपनी है, वो एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती है विथ ऑल मेजर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि सिर्फ आप मेरा मोबाइल बेचोगे और किसी का नहीं बेचोगे। मान लो एप्पल और सैमसंग सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में कर लेते हैं एंटर कि सिर्फ हमारा मोबाइल बेचोगे और किसी का नहीं। इससे होगा क्या, जो न्यू मोबाइल कंपनी है उसको कोई बेचने वाला नहीं, वो बेचारे छोटे लोग हैं, उनको जब कोई बेचेगा नहीं, वो मार्केट में बिकेंगे नहीं तो इनके आगे टिकेंगे नहीं तो आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो
आपस पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ है, या अगर आप अपने अब्यूज कर रहे हो डोमिनेंट पोजीशन का, तो क्या उसका ये परिणाम हो रहा है? अगर हाँ, डेफिनेटली इसको वो अवॉइड कराएगा, सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है सर। ड्राइविंग कॉम्पिटिटर्स आउट, मान लीजिए कोई बिग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है 1 रुपए में लॉस पे 6 मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि आप जितना कम में प्रोडक्ट बेचोगे, सामने वाला उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को मैच ही नहीं कर पाएगा, वो बाहर हो जाएगा। बाहर होने से क्या होगा? जब सारे बाहर हो जाएंगे, आप ही टिकोगे, आप ही टिकोगे, फिर मोनोपोली क्रिएट करोगे। तीसरा, फोरक्लोजर ऑफ कंपटीशन। ये जो एफएमसीजी कंपनी होती है, जो कंज्यूमर के गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो वो रिटेल शॉप को बोलती है कि सिर्फ तुम हमारा प्रोडक्ट रखो। कोलगेट बोल रहा है सिर्फ हमारा प्रोडक्ट रखो और किसी का मत रखो। अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को पनिश कर रहे हो, पनिश यानी कि एक तरह से फोर्स कर रहे हो कि आप सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बेचोगे तो ही हम आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, इसको बोलते हैं आप जबरदस्ती कंपटीशन को खत्म कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोल के कि आप सिर्फ मेरा प्रोडक्ट बेचोगे। अब मान लीजिए बेनिफिट टू कंज्यूमर, जैसे नेगेटिव पढ़ लिए, पॉजिटिव पढ़ते हैं। 2 कोरियर कंपनी आपस में कंबाइन कर रहे हैं अपने डिलीवरी नेटवर्क को कॉस्ट कम करने के लिए, तो ये तो कंज्यूमर की अच्छी बात है, ये कोई एंटी कॉम्पिटिटिव थोड़ी है, तो इसको रोक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो अच्छे पे चल रहा है। इसी प्रकार से 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर ज्वाइंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं एक वेयर हाउस पे, ताकि उनकी कॉस्ट स्टोरेज की कम हो जाए, इससे मेडिसिन चीप हो जाएगी, बेटर अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो इसको नहीं रोकेंगे, ये तो अच्छी चीज हो रही है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखेंगे। मान लीजिए टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे? ऑटोमोबाइल कंपनीज आपस में कोलैबोरेट कर रही है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाओगे, तो ये तो अच्छी चीज है, लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट हो रहा है। इन सारी बातों को जज करेंगे कि नेगेटिव है तो नेगेटिव चीजों को रोकेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीजों को तो हम प्रमोट करने के लिए बने, कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए। इन सारी बातों को देखते हुए इंक्वायरी करके जब फाइनली वो कंक्लूजन में आएगी, उसके बाद अपना सीसीआई डिसीजन देगा। ठीक है सर। साथ साथ में ये देखेंगे कि क्या किसी एंटरप्राइज का डोमिनेंट पोजीशन है, यानी कि मान लीजिए कोई टेलीकॉम कंपनी 60% का मार्केट रखी है, ये हाई मार्केट शेयर है, ये डोमिनेंस दिखा रहा है, तो क्या आप अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके बाद देखेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे कि डोमिनेंस है कि नहीं। अब मान लो 60% की जगह 15% का शेयर होता, तो क्लियर बात है कि भाई आपका डोमिनेंस है ही नहीं, तो इस्तेमाल करोगे अपने डोमिनेंस का, अब्यूज करोगे तो बात की बात है। पहले तो ये देखेंगे ना कि डोमिनेंस है कि नहीं है। दूसरा, साइज और रिसोर्स ऑफ द एंटरप्राइज। अगर मान लो कोई टेक जाइंट है, उसके पास कैपिटल बहुत है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है, उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉय है, उसके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पावर है, तो बाय डिफॉल्ट ये डोमिनेंट पोजीशन में। अगर ये कोई ऐसी हरकत करता है जिससे ये बाकी कॉम्पिटिटर को हटाना चाहता है, तो बाय डिफॉल्ट अब्यूज माना जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन में तो है ही है, क्योंकि तेरे साइज और रिसोर्सेज देख, बाकी के पास इतने नहीं है। तो कहता है मान लो अदर कॉम्पिटिटर के पास सिर्फ स्मॉल मार्केट है 5 से 10% का, सो मेन इंटरप्राइज तो बाय डिफॉल्ट डोमिनेंट हो गया ना। अब इकोनॉमिक पावर, कंपनी के पास एबिलिटी है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो लंबे समय तक लॉस बियर कर सकता है, उसके रिजर्व्स में बहुत पैसा है, इससे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दिख रही है, इससे डोमिनेंस दिख रहा है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक सीमेंट कंपनी है, खुद के रॉ मटेरियल माइंस है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खुद का है, सबका सब खुद का है, तो दिख रहा है भाई ये पूरा डोमिनेंस में, ये पूरा हिला सकता है मार्केट को। तो सर लेकिन ये सारी चीज हम देख क्यों रहे हैं? अरे मान लीजिए अगर कोई पर्सन सीसीआई को आके कंप्लेन करता है कि देखो ये अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है, तो सीसीआई पहले ये जज करेगा ना कि एक्चुअल पे वो डोमिनेंस है भी कि नहीं उसका। अब डोमिनेंस अगर है तब देखेंगे हाँ भाई अब्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को देख के तो जज करा जाएगा कि उसका प्लांट खुद का है, रॉ मटेरियल खुद का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खुद का है, तो डोमिनेंस में, मार्केट शेयर बढ़ा है तो डोमिनेंस में, पैसा बहुत है तो डोमिनेंस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, एम्प्लॉय बड़ा है तो डोमिनेंस है। अब देखेंगे अब्यूज कैसा हो रहा है। ठीक है सर। कंज्यूमर डिपेंडेंस, मान लीजिए हॉस्पिटल्स है, वो हेवीली एक पर्टिकुलर फार्मा कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं लाइफ सेविंग ड्रग के लिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सीधी सी बात है अगर सारे हॉस्पिटल किसी एक ही फार्मा कंपनी के ऊपर है कि भैया आप ये दवाई बनाते हो जिससे लाइफ सेव होती है, तो बाय डिफॉल्ट अगर तू इकलौता है जो इस दवाई को बना रहा है तो तू डोमिनेंस में। अब अगर तू उस दवाई का प्राइस औने पौने दाम में बेचने को बोलेगा कि भाई मैं अकेला हूं, मैं इतने में बेचूंगा, खरीदना है तो खरीदो, अब इसको बोलेंगे कि आप अपने डोमिनेंस का क्या कर रहे हो, अब्यूज। मोनोपोली, मान लो कि एक ही सप्लायर है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का,
बराबर है क्या? ये मोनोपोली, ये डोमिनेंस है। एंट्री बैरियर की अगर बात करूं तो कहता है, मान लीजिए एयरलाइन है, एयरलाइन कंपनी अगर आप देखेंगे तो भाई साहब पहले कैपिटल लगेगा, इतने सारे आपको एयरप्लेन लेने पड़ेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज लगेगी। अब कोई एयरलाइन कंपनी जैसे इंडिगो है, क्या आपको नहीं लगता ये एक प्रकार के बैरियर का काम करेगी? न्यू कॉम्पिटिटर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग वाले के पास ही इतने सारे एयरप्लेन, इतना फ्री रिजर्व पड़ा है, इतने कैपिटल है, इतने एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लोग पड़े हुए हैं कि नया वाला पर्सन आएगा ही नहीं। तो अगर मान लीजिए ये एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन अब जानबूझ के देखती कोई नया वाला बंदा आ रहा है, एंट्री ले रहा है एयरलाइन कंपनी के अंदर, एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर, और इंडिगो वाला उसको देख के अपने सारे फेयर्स को इतना जबरदस्त रिड्यूस कर देता है कि वो अपने 10 साल भी लगा दे तो प्राइस को नहीं अचीव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिगो एयरलाइन ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। तो बोलेंगे इंडिगो एयरलाइन ऑलरेडी डोमिनेंस में थी और इसको देख के जानबूझ के वो अब अब्यूज कर रही है अपने डोमिनेंस पोजीशन का, क्योंकि साल 2 साल वो लॉस पे चला सकती है अपनी एयरलाइन को, तब तक इसको खदेड़ के बाहर कर देंगे न्यू एयरलाइन वाले को। तो इसको भी बोलेंगे क्या है कि अगर आपके पास इतना पैसा, कैपिटल, एक्सपर्ट लोग हैं, इसको भी हम बोलेंगे कि आप एंट्री बैरियर कर रहे हो। और एंट्री बैरियर कैसे कर रहे हो? अपने डोमिनेंस का अब्यूज करके। ठीक है सर। काउंटर वेलिंग बायर पावर, इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई कस्टमर है, स्मॉल बायर्स हैं एंड कैन नॉट नेगोशिएट प्राइसेस, छोटे छोटे बायर होलसेल पे तो खरीद नहीं रहे कि बल्क में खरीदेंगे कि आप नेगोशिएट करो। और सप्लायर क्या है उसके? बहुत सारे हैं। तो सप्लायर क्या एंजॉय करता है? डोमिनेंस की। भैया छोटे छोटे बायर है, रिटेल पे खरीद रहे हैं, तो भाई जैसा हम बोलेंगे खरीदना है, कोई बल्क में तो नहीं खरीद रहे, ये भी एक प्रकार का डोमिनेंस है। मार्केट साइज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, 92% का मार्केट शेयर है, बाय डिफॉल्ट किस में है? डोमिनेंस में है। सोशल ऑब्लिगेशन एंड सोशल कॉस्ट, मान लीजिए पब्लिक यूटिलिटी कंपनी वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, इसका स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल नीड्स के लिए, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या हो भैया? डोमिनेंस में हो। ये इलेक्ट्रिसिटी आमतौर पर सरकार की तरफ से है, पानी की सुविधा आमतौर पर सरकार की तरफ से, आप डोमिनेंस में हो। अब कहता है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि कंपनी रन कर रही है द ओनली मेट्रो रेल सिस्टम इन अ सिटी प्लेज अ इकोनॉमिक रोल। एक कंपनी है, वो अकेली कंपनी जो मेट्रो चला रही है, तो भाई साहब तो डोमिनेंट हो ना, क्योंकि आप अकेले हो और आपके बिना भैया पूरा ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है सर। तो ये लोग अगर अपने डोमिनेंस का अब्यूज करेंगे, सीसीआई इनको रोकेगा। अदर फैक्टर है जैसे ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर भयंकर लॉयल है किसी एक स्मार्टफोन ब्रांड में, बराबर है क्या? ये भी एक डोमिनेंस दिखा सकता है। जैसे कि आप दोस्तों देखोगे, आमतौर पर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में भी देखते हो, कोई एक टीचर के ऊपर खतरनाक भरोसा होता है स्टूडेंट को कि कुछ हो जाए, दुनिया का कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन आप जाओगे उसी पर्टिकुलर टीचर के पास जिसकी हवा चल रही है वो। क्यों? उसको बोलते हैं भाई एक ब्रांड लॉयल्टी है। फोन की भी ऐसी लॉयल्टी है, सैमसंग वाले सिर्फ सैमसंग पसंद करते हैं, एप्पल वाले सिर्फ एप्पल पसंद करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का डोमिनेंस हो सकता है। अब कहता है आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा रेलिवेंट मार्केट, यानी कि जब भी आप कोई नतीजे पे आओगे सीसीआई, आप क्या क्या डिटरमाइन कर रहे हो? सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। इंक्वायरी कैसे करोगे? इन तीनों में से किसी एक तरीके से। सबसे पहले देखोगे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं, तो उनके लिए आप ये सारे फैक्टर्स देखते हो। फिर आप देख रहे हो डोमिनेंट पोजीशन है कि नहीं। डोमिनेंट पोजीशन कब देखोगे? जब आपको कोई कंप्लेन करेगा कि डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज है, तो आप इससे डोमिनेंट पोजीशन डिटरमाइन करोगे। एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, इन फैक्टर से आप डिटरमाइन करके लोगे। अब कहता है आपको एक रेलिवेंट मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट को भी देखना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा, ये जरूरी है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट और डोमिनेंस को जज करने के लिए। आइए बताता हूं कैसे। मान लीजिए पेप्सी वर्सेस कोको कोला है। अब इनका प्रोडक्ट मार्केट देखो, सेम टेस्ट है, लगभग सेम यूज है, कंज्यूमर भी सेम है, ये इजिली स्विच कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट मार्केट हुआ। तो अब ये कैसे क्रूशियल है डोमिनेंस को जज करने के लिए और एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट को जज करने के लिए। अब ब्रॉडर मार्केट रिड्यूसेस ईच फर्म्स मार्केट शेयर, हार्ड टू प्रूव डोमिनेंस। क्यों हार्ड है सर? अब अगर मान लो पेप्सी वाला बोल रहा है सीसीआई को कोको कोला वाला अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है, तो भाई कोको कोला तेरे को भी तो लोग उतना ही पसंद कर रहे हैं। अगर पेप्सी नहीं मिलती तो इंसान कहता है भैया मेरे को कोको कोला दे दो, चलेगा। दोनों सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहे हैं। तो आप यहां पे ये नहीं बोल सकते कि ये डोमिनेंस है कि ये डोमिनेंस है, किसी का डोमिनेंस नहीं है भाई, बंदा इजिली स्विच हो रहा है। डोमिनेंस तब होता है कि जब आपका वन साइडेड मार्केट शेयर है और आप प्राइस भी गिरा दे रहे हो ताकि जो कमजोर वाला प्लेयर है वो चले जाए जिसका डोमिनेंस नहीं है। आप दोनों बराबर खेल रहे हो भाई। तो ये समझना जरूरी है रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, कि भाई वो प्रोडक्ट के लिए और कितने लोग हैं, क्या इजिली स्विचेबल है, कि एक ही ब्रांड में बंदा टिका हुआ है, एक ही ब्रांड में टिका हुआ है, तब तो है भाई डोमिनेंस। ठीक है।
अब एलईडी बल्ब वर्सेस सीएफएल बल्ब देखो, ये बोथ लाइट प्रोवाइड करते हैं, सब्स्टिट्यूटेबल है, सेम प्रोडक्ट मार्केट है बल्ब वाला, मोर कॉम्पिटिटर्स एंड सेम मार्केट, डोमिनेंस बिकम्स लेस लाइकली। इतने सारे लोग हैं, कहां से कोई डोमिनेंस बनाएगा? एलईडी बल्ब भी चल रहा है और आपका सीएफएल भी चल रहा है। रेगुलर टी वर्सेस ग्रीन टी, नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट। जो रेगुलर चाय पीता है ना भाई, उसको ग्रीन टी पसंद नहीं आती है, तो कहता है देखो डिफरेंट टेस्ट है रेगुलर टी का और ग्रीन टी का, और पर्पस भी अलग है, कंज्यूमर स्विच नहीं करता है, डिफरेंट मार्केट है दोनों का। तो कहता है कंपनी में बी डोमिनेंट इन इट्स नैरोअर मार्केट, यानी कि ग्रीन टी के अंदर आप अपना डोमिनेंस बना सकते हो। वो देखना पड़ेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में आपके प्रोडक्ट को देख के कि भाई ग्रीन टी में आपका डोमिनेंस है क्या, क्योंकि ये दोनों स्विचेबल नहीं है। तो आप अपने वाले नीश पे ग्रीन टी में डोमिनेंस पैदा कर सकते हो, रेगुलर वाले टी में डोमिनेंस पैदा कर सकते हो। देखेंगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से कि क्या डोमिनेंस है, ठीक है सर। अब टूथपेस्ट वर्सेस टूथ पाउडर, सेम काम है दोनों का, ओरल हाइजीन का काम है, सब्स्टिट्यूटेबल है, सेम मार्केट है। तो कंबाइंड मार्केट इंक्रीजेस कंपटीशन, क्योंकि भाई साहब टूथ पाउडर भी है टूथपेस्ट भी है, डोमिनेंस बिकम वीकर। कैसे? आप कैसे डोमिनेंस करोगे कि पेस्ट का डोमिनेंस है कि पाउडर का है? दोनों तो सेम ही मार्केट है, यहां पे डोमिनेंस इतनी आसानी से क्रिएट नहीं हो सकती। एसी वर्सेस कूलर, डिफरेंट कूलिंग लेवल है दोनों का, प्राइस अलग है, पर्पस अलग है, सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है भाई साहब ये। अब क्या आप जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे तो क्या आप कूलर लगते हुए देखते हो? किसी क्लासरूम में बैठे हो कूलर लगते हुए देखते हो? भाई सब जगह एसी लगी, इतना हल्ला करने लग गया कूलर आजकल। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है दिल्ली जैसी जगह पे, छत्तीसगढ़ जैसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वो एसी के बिना रह नहीं सकते। कूलर लगता है भाई साहब आमतौर पर घर में, जहाँ पे ऐसे स्टेट में जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, वहां पे कूलर है। तो आप डोमिनेंट हो सकते हो एसी के मार्केट में, इवन इफ कूलर एग्जिस्ट कर रहा है फिर भी आप डोमिनेंट हो सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है। सो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट एसी के सेगमेंट में हो सकता है, कूलर के सेगमेंट में देखा कभी कोई डोमिनेंट है करके? कूलर तो कोई भी लोकल बना के बेच रहा है। तो आपको इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा सीसीआई रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट को, कि अगर कोई बोलेगा डोमिनेंस है इनका, तो पहले प्रोडक्ट समझना पड़ेगा वो प्रोडक्ट मार्केट कैसा है, डोमिनेंस बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है सर। अब कहता है भाई साहब मैं ज्योग्राफिक मार्केट की बात करता हूं, ये भी देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि सीमेंट मार्केट राजस्थान वर्सेस केरला का, सीमेंट हैवी होता है, हाँ सर। हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, हाँ सर। मेक्स लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई अनइकोनॉमिक, भाई हैवी है तो जितना हैवी रहेगा उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका बढ़ेगा। तो कहता है डोमिनेंस मस्ट बी चेक स्टेट वाइज। अब अगर कोई राजस्थान वाला व्यक्ति बोलता है कि केरला वाला व्यक्ति आके यहाँ पे अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है, अरे भाई साहब केरला वाला बंदा आके राजस्थान में कैसे डोमिनेंस करेगा भाई साहब, इतना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बियर करके डोमिनेंस करेगा? तो ये स्टेट वाइज देखना पड़ेगा। अ कंपनी में भी डोमिनेंट इन राजस्थान इवन इफ नॉट डोमिनेंट इन इंडिया, भले इंडिया में नहीं चल रहे हो लेकिन आप स्टेट में चल सकते हो ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के चलते आपको महंगा बेचना पड़ेगा, किसी और स्टेट पे जा रहे हो तो अपने ही स्टेट में आप डोमिनेंस कर सकते हो। तो हम देखेंगे आपके ज्योग्राफिक मार्केट में कि आपका स्टेट पे आपका डोमिनेंस है क्या, भले इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि कहां कहां सप्लाई करोगे सीमेंट, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करोगे। फिर मिल्क मार्केट मुंबई वर्सेस पुणे। अब भाई मिल्क में फ्रेशनेस चाहिए, रेफ्रिजरेशन चाहिए, फास्ट डिलीवरी चाहिए, कैन नॉट बी सप्लाई अक्रॉस सिटीज इजिली। अब मुंबई वाला ब्रांड बोलता है पुणे वाले ब्रांड के लिए, बराबर है क्या? कि मुंबई वाला बोल रहा है पुणे वाला आके मुंबई में डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है, अरे कैसे होगा भाई, इतना पास है क्या? 6-6 घंटे 7-7 घंटे लग जाते हैं ट्रांसपोर्ट होते होते। तो कहता है डेयरी कंपनी में भी डोमिनेंट इन वन सिटी, आप किसी एक सिटी पे रहोगे, अफेक्टिंग कंज्यूमर प्राइस एंड कंपटीशन ओनली इन दैट एरिया, दूसरी जगह में इतना शेल्फ लाइफ ही नहीं उसका। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आता है। अब हॉस्पिटल सर्विस इंदौर वर्सेस दिल्ली, हेल्थ केयर रिक्वायर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की पास में होना चाहिए, पेशेंट डोंट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर रूटीन सर्विस। तो जो डोमिनेंस है वो सिटी वाइज देखा जाएगा। अ हॉस्पिटल चेन में डोमिनेट इंदौर मार्केट इवन इफ स्मॉल नेशनली। अब अगर ऐसा बोलोगे क्या, इंदौर वाला हॉस्पिटल ऐसा बोलेगा कि वो दिल्ली वाला हॉस्पिटल आके यहाँ पे डोमिनेंस कर रहा है, तो क्या पेशेंट दिल्ली भाग रहा है क्या उसके सर्विस लेने के लिए? तुम पास में तो तुम्हारे पास आएगा ना। तो आप हॉस्पिटल के डोमिनेंस की बात करो तो सिटी में ही हो सकता है भाई साहब, सिटी के बाहर में भी नहीं हो सकता। तो आप ये क्लेम नहीं करोगे कि वो आके यहाँ पे डोमिनेंस कर रहा है। टैक्सी और ऑटो सर्विस कोलकाता वर्सेस चेन्नई,
टैक्सी सर्विस लोकल है, ड्राइवर्स कैन नॉट ऑपरेट अक्रॉस सिटीज, तो कंपटीशन प्योरली कैसा रहेगा, लोकल। आप बाहर वाली सिटी के टैक्सी को नहीं बोलोगे कि यहाँ पे डोमिनेंस कर रहा है, वो लोकल ही रहेगा। ज्योग्राफिक मार्केट अगर डोमिनेंस देखना है तो आपको ये दोनों रेलिवेंस समझने पड़ेंगे, एक आपका ज्योग्राफिक मार्केट, एक आपका समझना पड़ेगा प्रोडक्ट मार्केट, अगर डोमिनेंस को जज करना है। इन सारे फैक्टर्स को जज करते हुए सीसीआई फाइनली अपना क्या देगा, ऑर्डर देगा। अब ऑर्डर्स बाय सीसीआई आफ्टर इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद अपना क्या ऑर्डर देगा। तो हो सकता है सीसीआई आपको बोले भैया डिसकंटिन्यू कर दो, हमको दिख गया आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूटर को जो तुम बोल रहे हो ना एप्पल और सैमसंग मिलके किसी और को मत बेचना और बाकी को नहीं एंट्री कर रहे हो, एंटी कॉम्पिटिटिव है, बंद करो इसको, डिसकंटिन्यू कर दो इसको, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। कितनी पेनल्टी, कहता है मॉनेटरी पेनल्टी आपको लग सकती है 3 गुना, जितना प्रॉफिट आपने हर साल कमाया है, हर साल ईच ईयर जितना प्रॉफिट कमाया है इस एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करके उसका 3 गुना, या तो 10% ऑफ द टर्नओवर, हर साल के टर्नओवर का 10%, दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा। तो आप जब इतनी हैवी पनिशमेंट करोगे तो फ्यूचर पे कोई भी कार्टेल करने से क्या होगा, डरेगा, इसके लिए इतनी हैवी पेनल्टी है। या तो आपको मॉडिफाई करने बोल सकता है, मॉडिफाई कैसे, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आपने एक्सक्लूसिविटी क्लॉज किया है, डिस्ट्रीब्यूटर को बोला है कि हमारा बेचो, हो सकता है उस पे छोटे छोटे जो एकदम लोकल लेवल पे, चाइना लेवल पे, चाइना मार्केट वाले प्रोडक्ट बेच रहे उनको ना अलाउ करे। मॉडिफाई करके ये बोल सकते हैं कि भाई आप ऐसा करो, एप्पल और सैमसंग आप रहो, लेकिन कुछ और जो चलने वाले ब्रांड है ना, जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वन प्लस हो गया, इनको अलाउ करो, जो एकदम चाइनीज ब्रांड है जिसको कोई जानता भी नहीं मार्केट में, उसके लिए भला मना कर दो, लेकिन जो हेल्दी कॉम्पिटिटर है उनको तो अलाउ करो। मॉडिफाई भी कर सकता है, एडिशनल डायरेक्शन में फर्दर ऑर्डर दे सकता है, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये जो कंप्लायंस के लिए सीसीआई को इतना जो खर्चा लगा आपकी इंक्वायरी करने में वो भी मांग सकता है। अदर ऑर्डर भी दे सकता है कि अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवा के लो, कि कंपटीशन डर्टी ना करे, हेल्दी करके ले। और ग्रुप कंपनी के खिलाफ भी ऑर्डर पास कर सकता है। कैसे, मान लो पेरेंट कंपनी कुछ हरकत नहीं कर रही, पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी के थ्रू ये सारे काम करा रही है, तो उन पेरेंट कंपनी के ऊपर भी पेनाल्टी और एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू प्राइस फिक्स करा रहे हो। देखो, इफ अ पेरेंट कंपनी इंस्ट्रक्ट इट्स सब्सिडरी तो फिक्स प्राइसेस, सीसीआई में पेनलाइज बोथ पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी। ये सारे ऑर्डर हो गए, ठीक है सर। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ एन एंटरप्राइज एंजॉयिंग डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि जो डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय कर रहा है इसको डिवाइड करवा दिया जाएगा। कैसे सर, मान लीजिए कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको बोल देंगे तो डोमिनेंट है ना, तो ट्रांसफर कर ओनरशिप ऑफ सर्टेन बैकबोन लाइंस टू सेपरेट कंपनी। भाई तू अकेले काम कर रहा है, तेरे पास सब कुछ है, जैसे वो सीमेंट की कंपनी का बोला था कि भाई तेरा ही रॉ मटेरियल है, तेरा ही वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तेरा ही प्लांट है, एक्टिविटी है, तो हो सकता है तुम्हारे डोमिनेंट पोजीशन को तोड़ा जाए। ये बोला जा सकता है कि सेपरेट कंपनी को आप अपने बैकबोन लाइंस को ट्रांसफर करो, ताकि आप डिनाई नहीं कर पाओ राइवल्स को, राइवल की एंट्री हो पाए, आपके डोमिनेंट पोजीशन को तोड़ा जाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, 92% का मार्केट शेयर है, कह रहा है भैया 50,000 पे ही बेचूंगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं हो पाएगा भाई साहब। आपको प्राइस कम करने के लिए भी डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज ना करें। पावर टू ऑर्डर एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे सर, जैसे कि मान लीजिए अ डोमिनेंट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, ये लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इसको भी मॉडिफाई कराएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि जो हेल्दी कॉम्पिटिटर है उनका तो अलाउ कराओ, बाकी जो आलू चालू लोकल वाले उनको रहने दो, मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। अब कहता है सीसीआई आपको ऑर्डर कर सकती है सरेंडर करो होल्डिंग कंपनीज कंट्रोलिंग शेयर इन अ रिटेल चेन रिड्यूसिंग द पेरेंट्स मार्केट कंट्रोल। ये तक बोला जा सकता है कि रिटेल चेन में अपना कंट्रोल कम करो, आप उनको इतना रेगुलेट नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बेचोगे, ये तक ऑर्डर दे सकता है, ठीक है सर। फिर कहता है आपको कह सकता है कॉन्ग्लोमरेट है बहुत सारे, यानी कि आप ही का प्रोडक्शन है, आप ही का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप ही का रिटेल शॉप है, आपको ऑर्डर किया जा सकता है भाई साहब इसको सेपरेट इंडिपेंडेंट कंपनी बनाओ, एक ही के अंदर नहीं रहेंगे, आप तो पूरा खा जाओगे, इतना आपका कम प्रोडक्शन कॉस्ट है। इवन वाइंडिंग अप के लिए भी बोल सकता है इसको डिफरेंट बनाओ, एक ही अम्ब्रेला के अंदर मत रखो बोलेगा, ठीक है। इवन आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल को भी अमेंड करवाने के लिए बोल सकता है इन सारे इंसिडेंटल ऑर्डर के तहत, ठीक है सर, ये हुआ। अब बात आती है सर कमीशन का पावर क्या है, कमीशन क्या खुद का प्रोसीजर चला सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कैसे?
भाई सबसे पहले सीसीआई नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा, दोनों पार्टी को सुनेगा, कंज्यूमर की भी बात सुनेगा, जिस एंटरप्राइज के खिलाफ कंप्लेन आया उसको भी सुनेगा। लॉजिक क्या है कि हर किसी को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और एडिशनल टाइम भी अलाउ कर सकता है कंपनी को कि चलो तुम अपने डॉक्यूमेंट फाइल कर लो, मैं तुमको टाइम देता हूं। ये ना हो जाए कल को तुम बोलो कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। नेचुरल जस्टिस, फेयर तरीके से दोनों की बात सुनते हुए बाद में मैं डिसीजन दूंगा। ठीक है सर। सिविल कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के जो पावर होते हैं वही पावर सीसीआई के, यानी कि आमतौर पर जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर देखते हो, जज के पास क्या पावर है, किसी को भी समन करके बोल सकता है हाजिर हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, समन करके बोल सकता है कि आपको यहां पे हाजिर होना है। तो कहता है सीसीआई के पास सिविल कोर्ट के पावर है, किसी भी पर्सन को हाजिर होने बोल सकता है, वो खुद नहीं आएगा तो पुलिस को, सिपाही को बोल के उसको बुलवा सकता है सामने, उनको कह सकता है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो और अपनी गवाही दो एफिडेविट में। तो लॉजिक क्या है भाई, कंपटीशन के केसेस पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत होती है। सिविल कोर्ट के पावर जब आप सीसीआई को देते हो तो इतना पावर आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, वो रिलायबल एविडेंस डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो वो इवन सीईओ, किसी टेलीकॉम कंपनी के सीईओ को समन कर सकता है कि आप आइए और एविडेंस पेश करिए। तो ये पावर देना जरूरी है, सीसीआई को सिविल कोर्ट का पावर देना जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो जजमेंट रहेगा सीसीआई का वो एविडेंस के बेस पे रहेगा। तो एविडेंस तब आप कलेक्ट कर पाओगे जब आपके पास पावर रहेगा। ठीक है सर। इंट्रीम ऑर्डर भी दे सकते हो। इंट्रीम ऑर्डर यानी कि आपका भी कोई फाइनल, आप कंक्लूजन में नहीं आए हो सीसीआई, लेकिन आपको लग रहा है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट तो है बट अभी एविडेंस मिलने बाकी है, उसके बाद आप फाइनल कंक्लूजन में आओगे। तो कहता है आप इंट्रीम ऑर्डर पास कर सकते हो कि अभी ऑनगोइंग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को आप क्या कर दो, रोक दो जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। इससे क्या होगा, अभी अगर हार्म हो रहा होगा मार्केट को एंटी कॉम्पिटिटिव की वजह से, तो फर्दर हार्म होने से रुक जाएगा। जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके पहले आप एक इंट्रीम ऑर्डर देके एक प्रकार से रोक लगा सकते हो। ठीक है सर। कहता है देखो, अगर कोई डोमिनेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, प्रीडेटरी प्राइसिंग यूज कर रहा था ₹1 का, सीसीआई उसको टेम्पररी स्टॉप बोल सकती है कि भाई अभी आप ₹1 में मत बेचो, जो रीजनेबल प्राइस है उसमें बेचो। फाइनल डिसीजन आएगा और अगर हम ये बोलते हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज नहीं है, तो आप बेचना शुरू कर देना। लेकिन फिलहाल जब तक हम फाइनल ऑर्डर पे नहीं आ जाते, कंक्लूजन पे नहीं आ जाते, जब तक एविडेंस नहीं मिल जाते, तब तक आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है। पावर है टू अपॉइंट एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट क्यों अपॉइंट करना है भाई, अगर मान लो आपको इकोनॉमिस्ट को हायर करना है ताकि भाई स्टडी करके बता पाए कि जो कंपनी का डिस्काउंटिंग पॉलिसी है इसकी वजह से क्या कंपटीशन कम हो रहा है, क्या कंपनी डिस्काउंट देके इतना कम प्राइस में बेच रही कि बाकी कॉम्पिटिटर आउट हो जा रहे हैं। तो इसके लिए किसी इकोनॉमिस्ट को भी हायर कर सकती है कौन, सीसीआई, कि वो जज करके बताए। वो अकाउंटेंट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, इकोनॉमिस्ट हो सकता है, जो उसको इंक्वायरी में क्या करेगा, असिस्ट करेगा। पावर है टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। आइए मेरे सामने डॉक्यूमेंट पेश करिए। जैसे सीमेंट कंपनी को बोल सकती है कि मुझे प्राइस चार्ट दो, सप्लाई एग्रीमेंट दो, ताकि मैं देखूं कि तुम कार्टल तो नहीं बना रहे हो। लॉजिक क्या है, प्राइस रिकॉर्ड, ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियल है ये देखने के लिए कि तुम कार्टल करके अब्यूज तो नहीं कर रहे हो। तो किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है और ये इंफॉर्मेशन दो, एविडेंस कलेक्ट करना है। पावर टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन। अब एनी पर्सन में भाई साहब आप कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी का कोई इनसाइडर है, वो उसको भी आप बुला के उससे पूछताछ कर सकते हो ताकि आपको वो गलती से रिवील कर दे कि हाँ कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो रहा है। ये सारे पावर किसके पास है, सीसीआई के पास, और ये सारे पावर देना जरूरी है ताकि सीसीआई के पास रियल डेटा आए और वो रियल कंक्लूजन में आ सके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑर्डर्स ऑफ कमीशन इंपोजिंग मॉनेटरी पेनाल्टी। मॉनेटरी पेनाल्टी आपके ऊपर लगाएंगे कैसे, कहता है अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है टू पे मॉनेटरी पेनाल्टी इंपोज बाय द कमीशन। ऊपर दिखाया था ना, हर साल का 10% का टर्नओवर और 3 गुना जितना प्रॉफिट कमाए हो, तो सीसीआई उससे रिकवर करेगी पेनाल्टी। रिकवरी कैसे होगी, जो रेगुलेशन बताया गया है कंपटीशन एक्ट के अंदर। जैसे इनकम टैक्स की रिकवरी होती है ना, आपकी असेट अटैच कर लिया जाता है, उसको ऑक्शन कराया जाता है। ये किया जाएगा कब, जब आप खुद से पे नहीं करोगे तब किया जाएगा। खुद से पे कर दिए तब तो कोई बात नहीं, खुद से पे नहीं कर रहे तो आपकी असेट जायदाद को बेच के ऑक्शन करा के रिकवरी कर लिया जाएगा। ठीक है सर। अब ये बड़ा स्पेशल पावर है सीसीआई का। ये कहता है भाई देखो, हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रिवेंट करते हैं, हम डोमिनेंट के अब्यूज को प्रिवेंट करते हैं, हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हम कंपटीशन को प्रमोट करते हैं। तो कहता है कमीशन के पास इतना पावर है कि वो इंडिया के बाहर का भी जुरिस्डिक्शन अपने पास रखता है। कैसे, कहता है मान लीजिए इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड इंडिया। जैसे कि देखो,
एग्रीमेंट हो रहा है एंटी कॉम्पिटिटिव, सेक्शन 3 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, वो आउटसाइड इंडिया बनाया गया फॉरेन पार्टी के साथ। कोई पार्टी उस एग्रीमेंट में जो आउटसाइड इंडिया है, कोई इंटरप्राइज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, वो अपने डोमिनेंस का अब्यूज कर रहा है, कहां लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया। कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है, मर्जर एक्विजिशन, जो इंडिया के बाहर हो रहा है। कोई ऐसी पार्टी है जो कंबाइन कर रही है आउटसाइड इंडिया, यानी कि आप आउटसाइड इंडिया मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो जिससे हमारे इंडिया में प्रभाव पड़ रहा है। तो कहता है कोई भी मैटर, प्रैक्टिस, एग्रीमेंट, डोमिनेंस आउटसाइड इंडिया हो रहा है, आप ये मत समझना आप वहां करोगे तो वहां तक सीसीआई ऑर्डर नहीं दे सकता। सीसीआई के पास इतना पावर है कि अगर आपके मर्जर अमलगमेशन जो आप बाहर बना रहे हो उसका इफेक्ट यहां पे आ रहा है, सीसीआई का जुरिस्डिक्शन वहां तक है, वो वहां पे भी ऑर्डर पास कर सकता है, वो उन कॉम्बिनेशन को भी रेगुलेट कर सकता है, वो बाहर की पार्टी को भी रेगुलेट कर सकता है। इतना एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल पावर दिया गया किसको, सीसीआई को। ठीक है सर। अब अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो ऑर्डर ऑफ कमीशन का, तो कहता है सबसे पहले तो भाई साहब सीसीआई पहले इंक्वायरी करेगा, देखेगा कि आप सीसीआई के ऑर्डर का कंप्लायंस कर रहे हो क्या। उसने बोला था ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे हेल्दी कॉम्पिटिटर को आने दो, ये ऑर्डर दिया, आप ऑर्डर का कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो पहले वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि आप कंप्लाई कर रहे हो क्या। कंप्लाई कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, अगर फेल हो जा रहे हो कंप्लाई करने के लिए, कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है, सीसीआई आपके ऊपर डेली फाइन लगाएगा ₹1,00,000 हर दिन की। जब तक आप सीसीआई के ऑर्डर का पालन नहीं करते हो मैक्सिमम 10 करोड़ तक जाएगा। यानी कि सर ये कौन सी वाली बात है, जैसे आपको इंट्रीम ऑर्डर दिया कि अभी आप फिलहाल ₹1 में ना बेचे, फिर भी वो ई कॉमर्स ₹1 में ही बेच रही, तो जितना आपने ऑर्डर के बाद जितना दिन डिले किया है, ₹1,00,000 पर दिन का, मैक्सिमम 10 करोड़। आप इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है फर्दर फेलर, यानी कि अगर मान लो आप इसके बाद भी कंप्लाई नहीं कर रहे हो या फाइन पे नहीं कर रहे हो, आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है, जितनी इंप्रिजनमेंट सीसीआई कंपटीशन एक्ट के अंदर बताया हुआ है। ठीक है। पेनाल्टी फॉर फेलर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ सीसीआई और डीजी, यानी कि आप सीसीआई के ऑर्डर को पे तो कंप्लाई करने में फेल हो ही रहे हो, डायरेक्टर जनरल ने भी कोई ऑर्डर दिया फेल हुए हो, तो सीसीआई या डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर में फेल हो रहे हो तो सेम पेनाल्टी देखो यहाँ पे ₹1,00,000 पर डे, बट वहां पे मैक्सिमम 10 करोड़ की जगह यहाँ पे क्या है 1 करोड़, क्योंकि यहाँ पे डीजी भी शामिल हो गया है, ऐसा है। ठीक है सर। जीवन पे आगे बढ़ता हूं। पेनाल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, आप याद करें कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सीसीआई आपसे कुछ जानकारी मांगता है कि आप भी एडिशनल इंफॉर्मेशन सबमिट करो। अगर आपका कॉम्बिनेशन एक लिमिट को ट्रिगर करता है तो आपको 30 दिन में सीसीआई को नोटिस देना होता है। तो कहता है मान लीजिए जब जब आपने कोई कॉम्बिनेशन किया, मर्जर, एक्विजिशन, अमलगमेशन, और आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी है, जानबूझ के किसी बातों को छुपाया है, इसलिए छुपाया है कि अगर आप वो बातें बता देते तो वो कॉम्बिनेशन को सीसीआई अप्रूव नहीं करता, तो इसके लिए आपको मिनिमम पेनल्टी 50 लाख का है, मैक्सिमम कितना 1 करोड़ का है, क्योंकि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है। कंपनी अगर कॉन्ट्रावेंशन करती है तो क्या कहता है, अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंशन कर रही तो कंपनी और हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो रहेगा उसको गिल्टी माना जाएगा। अगर मान लीजिए वो प्रूफ कर देता है कि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था, ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा था जिस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा था उस प्रोजेक्ट को मैं देखता ही नहीं हूं, अगर वो प्रूफ कर देता है कि ये बिना नॉलेज के हुआ है, उसके ड्यू डिलीजेंस में नहीं आया, तो वो बच जाएगा। लेकिन लाइबिलिटी क्या रहेगी, कहता है ये देखो ये तो लायबल रहेंगे, बचेंगे तब यहां पे कि अगर वो प्रूफ कर दे कि कोई उनको नॉलेज नहीं था। अब डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, इनकी कंसेंट से, इनकी मिली भगत से या इनकी लापरवाही की वजह से कुछ गलत हुआ है, जैसे कि कहता है इवन इफ नॉट डायरेक्टली इन चार्ज, आपके नॉलेज पे नहीं था, एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और ऑफिसर इज ऑल्सो गिल्टी इफ द कॉन्ट्रावेंशन अकर्ड विद देयर कंसेंट, आपकी जानकारी में था, आपने बोला हाँ ठीक है कर लो, भले मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हूं बट क्या बिगड़ेगा, कर लो बोले, या आपकी सांठगांठ से हुआ, इस केस पे भी आप लायबल रहेंगे। सरल शब्दों में बोलूं तो कंपनी के ऑफिसर्स, मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी कब लायबल रहेंगे वो बता रहा है। ठीक है सर। अब बात आती है अपनी एपिलेट ट्रिब्यूनल की। कौन रहेगा सर एपिलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। सीसीआई के ऑर्डर से दुखी हो, एनसीएलईटी के पास चले जाना। कहता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल को सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बनाया गया है। ये एपिलेट ट्रिब्यूनल होगा, ये किसके किसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लेगा, तो कहता है सीसीआई के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लेगा। सीसीआई ने आपको जो भी डायरेक्शन दिया, जो भी डिसीजन दिया, जो भी ऑर्डर पास किया, सीसीआई के किसी भी आदेश से आप दुखी हो, आप एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ।
जैसे मान लो सीसीआई ने बोला एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, आप अब्यूज कर रहे हो, आपको डिवाइड करने बोल दिया क्योंकि आपका डोमिनेंस था तो आपको डिवाइड करने बोला, आपके कॉम्बिनेशन को अप्रूव नहीं किया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल केस यानी कि इंडिया के बाहर अगर कोई ऑर्डर दे दिया सीसीआई ने क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन वहां पे भी है, इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि भैया 1 रुपए में अभी मत बेचो, तो वो बोल रहा है भैया फाइनल तो अभी कुछ प्रूफ हुआ नहीं, अभी से मुझे रोक दिया है, रेक्टिफिकेशन इन्फोर्समेंट है, पेनाल्टीज आपके ऊपर लगाई है, इससे आप किसी से भी दुखी हो तो आप जा सकते हो एनसीएलएटी के पास। एनसीएलएटी डिसाइड करेगा क्लेम फॉर कंपनसेशन अराइजिंग फ्रॉम सीसीआई की जो फाइंडिंग है और एनसीएलएटी का ऑर्डर है, यानी कि भाई जो भी आपके ऊपर कंपनसेशन का ऑर्डर सीसीआई ने लगाया, पेनल्टी लगाया, एनसीएलएटी उसको डिसाइड करेगा। कितने दिन में आप अपील करोगे? 60 डेज में। 60 डेज कहां से? जब से आपको सीसीआई का ऑर्डर आया है। एनसीएलएटी अलाउ कर सकता है आपको 60 डेज से ज्यादा अगर आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज है। सफिशिएंट कॉज का मतलब हो सकता है जो व्यक्ति है एनसीएलएटी को अप्लाई कर रहा है उसको कोई सीरियस इलनेस हो गई थी, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड दिखा दो कि भैया सीरियस इलनेस था, 60 दिन तब एक्सपायर हो गए थे, 60 दिन से ज्यादा भी अलाउ कर देगा सीसीआई अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो। एनसीएलएटी जो है वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है सीसीआई के ऑर्डर। क्या मतलब सर? जो ऑर्डर सीसीआई ने दिया है, एनसीएलएटी ने बोला सही तो दिया, ठीक पेनाल्टी तो लगाया, आपने ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया उसके लिए तो लगाया, इसको बोलते हैं कंफर्म। मॉडिफाई का मतलब हो सकता है पेनाल्टी कम कर दे। सेट असाइड का मतलब होता है सीधा खारिज ही कर दे सीसीआई के ऑर्डर को कि किधर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो रही है, बेचारे को जबरदस्ती कर रहे हो। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के एग्रीमेंट को आप तब प्रिवेंट करोगे जब उसका एप्रिशिएबल एडवर्स अफेक्ट होता है। इनके एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से क्या एप्रिशिएबल एडवर्स अफेक्ट हो रहा है? बंद करो इसको। तो सीधा सीधा सेट असाइड ही कर सकता है सीसीआई का ऑर्डर। अब देखो ये जितने भी टर्मिनोलॉजी मैंने अभी यूज की, एप्रिशिएबल एडवर्स अफेक्ट, ये कल के लेक्चर पे अपन ने पढ़ा है। तो अगर कोई कल का लेक्चर नहीं देखा तो कृपा करें कल का लेक्चर जरूर देखें, तो आपको ये कनेक्ट होगा। तो कंफर्म हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, सेट असाइड हो सकता है, यानी कि फुल एपिलेट पावर है, वो कुछ भी कर सकता है एनसीएलएटी। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या रहेगा? एनसीएलएटी सिविल प्रोसीजर कोड से बाउंड नहीं है। सर सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या सारे कोर्ट जो होते हैं उनका एक कोड है, एक लॉ है सिविल प्रोसीजर कोड, कि भाई साहब पहले पिटीशन आएगी, पिटीशन के बाद सबकी गवाही होगी, गवाही यानी कि जो कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेन बताएगा जज के सामने, जो डिफेंडेंट है यानी कि जो कंप्लेनेंट को डिफेंड कर रहा है वो अपनी बात रखेगा, दोनों के वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, एंड ये सारे प्रोसीजर दिया हुआ है। तो कहता है एनसीएलएटी के अंदर ये नहीं चलेगा भाई साहब, वो कोर्ट के अंदर चलता है, ये एपिलेट ट्रिब्यूनल है। हाँ, बट नेचुरल जस्टिस वाली बात यहां पे भी रहेगी, दोनों पार्टी को बकायदा सुना जाएगा, बट जैसा सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा है हम वैसे नहीं करेंगे, हम एक्चुअल पे कोर्ट नहीं, हम क्वासी कोर्ट है। हाँ, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे, दोनों की बात सुनेंगे, एक्स्ट्रा टाइम बोलेंगे वो भी देंगे, किसी को भी बयास डिस्क्रिमिनेट होकर डिसीजन नहीं देंगे। ठीक है सर, रेगुलेट करेंगे खुद का प्रोसीजर, भाई जहां मर्जी पड़ेगी वहां एविडेंस लेंगे, वहां पे हियरिंग लेंगे। आगे ये भी लिखा हुआ है भाई साहब, हो सकता है दोनों पार्टी गुजरात की है, सीसीआई दिल्ली का है, वो गुजरात जाके चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीसीआई का दिल्ली में ऑफिस है, गुजरात में जाके हियरिंग लेंगे वो भी चलेगा, खुद के प्रोसीजर चलाएंगे भाई साहब। ठीक है, ये प्रोसीजर कंपटीशन एक्ट को कंप्लाई करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल को कंप्लाई करना चाहिए। देखो प्लेस खुद डिसाइड करेंगे कि कहां बैठ के हम गवाही पेशी सुनेंगे, तो खुद का सारा प्रोसीजर चलेगा एनसीएलएटी का। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल, अब एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे? दे दिया एनसीएलएटी ने अपना ऑर्डर दे दिया, तो कहता है जो एपिलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है ना इज इक्वल टू सिविल कोर्ट की डिक्री। सिविल कोर्ट की डिक्री मतलब आप मान के चलना सिविल कोर्ट ने ही आदेश दिए, कोर्ट ने आदेश दिया, एनसीएलएटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया है मतलब वो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसको वैसे ही इन्फोर्स करेंगे। अब मान लो ट्राइब्यूनल अगर खुद से उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा है, बराबर है क्या? क्योंकि ट्राइब्यूनल तो आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, वो एपिलेट ट्राइब्यूनल है, और मान लो मामला पार्टी गुजरात की है, तो गुजरात के सिविल कोर्ट में आप भेज दोगे इसको, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है या जहां पे वो पर्सन रहता है। रजिस्टर्ड ऑफिस तब अगर कंपनी है, मान लो कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटर, तो जहां पे वो बिजनेस चल रहा है, जहां पे आप रहते हो, वहां उस स्टेट के कोर्ट को दे देंगे, जहां आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट को दे देंगे। अब वो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूट कराएगा, क्योंकि भैया एनसीएलएटी तो दिल्ली बैठा है। ठीक है सर, सिविल कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगा जैसे कि उसका खुद का ऑर्डर पास किया सिविल कोर्ट ने। ठीक है सर,
पेनाल्टी, अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को नहीं मानते हो, तो कहता है देखो अप टू 1 करोड़ की पेनाल्टी, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, यानी कि मैक्सिमम 1 करोड़ मैक्सिमम 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट, या दोनों भी हो सकती है। ठीक है सर। अब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सर सीसीआई के ऑर्डर से दुखी थे, एनसीएलएटी के पास गए, एनसीएलएटी से दुखी थे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है। तो बोले कौन जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीसीआई भी जा सकता है। हो सकता है सीसीआई एनसीएलएटी के ऑर्डर से दुखी है कि सीसीआई का ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया एनसीएलएटी ने, तो वो अपील पे चले जाएगा कि देखो मेरे ऑर्डर को सेट असाइड किया, मैं तो अच्छा काम कर रहा था, मैं तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट रुकवा रहा था। तो कहता है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट, सर ये दोनों क्यों आ रहे हैं? आप याद करें मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि एंटरप्राइज के डेफिनेशन के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी रखा है। मान लीजिए रेलवे है, किसके अंदर आ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उसको सीसीआई ने कोई ऑर्डर दे दिया, वो नाराज हो गई, फिर वो एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। तो भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीसीआई खुद, कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, कोई भी इंटरप्राइज, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन किसके पास जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। कितने दिन में जाओगे? बोले 60 दिन में। कहां से 60 दिन? जब से आपके पास एनसीएलएटी का ऑर्डर आया वहां से 60 दिन में आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के लिए जा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है सर कुछ रूल बनाने का, बिल्कुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ रूल बताएगा और बताएगा कि भैया आप कितने ऑफिसर और एम्प्लॉय रख सकते हो। जैसे सबसे पहले वाले पेज में मैंने आपको बताया था सपोर्टिंग स्टाफ, सेक्रेटरी हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकता है जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो कितने आप सेक्रेटरी ऑफिसर रख सकते हो, उनकी सैलरी क्या होगी, अलाउंस कितना दोगे, कौन सी सर्विस कंडीशन में होगा, आने जाने की आप उनको सुविधा दोगे क्या, ये सारी चीज सीजी रूल बना के बताएगी। सीजी इवन एग्जम्पशन भी दे सकती किसी भी इंटरप्राइज को फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। आपके पास इतना पावर है सीजी, आप एग्जम्पशन दे सकते हो नोटिफिकेशन करके, रूल बना के, पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती है सीसीआई को। साथ साथ में इमरजेंसी की सिचुएशन में वो सस्पेंड, सुपरसीड कर सकती है सीसीआई। सीसीआई सुपरसीड, जो पावर रहेगा सीसीआई का रहेगा। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने पूरा का पूरा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया है? सस्पेंड, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए सस्पेंड करोगे जब से आपका नोटिफिकेशन आए। ठीक है सर। अब कहता है कंपटीशन एक्ट आप पढ़ रहे हो, कंपटीशन एक्ट का पढ़ रहे हो, ये ठीक है। कंपटीशन एक्ट इन एडिशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन एक्ट लग रहा है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रिवेंट कर रहा है, कंपटीशन को प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब बाकी एक्ट नहीं लगेंगे। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है भाई। तो क्या कंपटीशन एक्ट आया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हट जाएगा क्या? नहीं। कहता है भाई साहब ये जो प्रोविजन है ना, ये इन एडिशन टू अदर लॉज है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है कि भैया कंपटीशन एक्ट आया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हटा दो, वो अपनी जगह है। तो कहता है जो अदर लॉ है, कंपनीज एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सेबी एक्ट, ये साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे कंपटीशन लॉ के साथ। ये कंपटीशन के आने से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हटेगा नहीं, ये इन एडिशन है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको पूरा लेक्चर बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो डू कमेंट कि हाँ सर इतनी सारी चीजें, अगर आप देखोगे दोस्तों, ये देखो यहां से शुरू होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इतनी जान निकलती है ना दोस्तों, इसको पूरा पॉइंटर्स पे हाईलाइट करके तोड़ ताड़ के बनाने में ये मैं जानता हूं। तो आपकी जो इतनी सारी चीज है ना, आप जो देख रहे हो पैराग्राफ वाइज में, मैंने उसको सीधा आपको नट शेल पे टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बना के दे दिया है। सो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट में जाते जाते जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, और चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। आप देख रहे होगे मैं लगातार सीएमए फाइनल लॉ के लिए कंटेंट दे रहा हूँ, रिवीजन कंटेंट दे रहा हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंट है। एंड अगर आपको रेगुलर कोर्स देखना है, हमारा रेगुलर कोर्स में एनरोल करना है, तो आप www.arjunchhabra.tutorial.com में जाके इस सीएमए फाइनल लॉ के कोर्स को एनरोल कर सकते हो। क्योंकि आपको मैंने, अगर आप देखोगे 1 घंटे का कल का लेक्चर था, अभी 47 मिनट का लेक्चर है, 1 घंटे 47 मिनट में पूरा कंपटीशन एक्ट ये रिवीजन में खत्म हुआ है। जो रेगुलर क्लासेस होती है उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं उसको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए। दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, कि जो मेरे से नहीं पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है, उसको एक ब्रशअप हो जाए, जो मेरे से पढ़ा हुआ है उसका और अच्छे से रिविजन हो जाए। ये रिविजन पर्पस के लिए आपको ये सारे लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।